चलिए क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? बढ़िया। लास्ट पॉइंट बताओ, कहाँ तक पढ़ा हमने? कर्ण सिंह। मैंने आपको मतीरे की राड़ का युद्ध बता दिया। सर मैं आज रात को 2 बजे दिनक दिनक दिन ताक कर रहा था। तब घर वाले बोले क्या हुआ, तो मैंने कहा हिस्ट्री वाले राजवीर सर के दिन वाली बात याद आ गई। बहुत बढ़िया। क्लास का टाइम 2 से 8 ही रहेगा क्या? बिल्कुल। ओके चलिए। कर्ण सिंह और कर्ण सिंह में आई थिंक अमर सिंह राठौड़ चल रहे थे। बता दिया था पूरा? तो कहाँ तक बताया था? बताओ। राणा सांगा पेड़ के नीचे सो रहे थे? अच्छा, मैंने सोचा सांगा पेड़ के नीचे सो रहे थे। क्या हो गया वो है? गजब के हो रहे। क्या अदनान, कैसे हो? हाँ हाँ। सुभाष, आसन ले लिया अपना? हाँ, बड़ा मस्त बंदा है। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह जी राठौड़ जो बादशाह के बुलाने पर तो गए नहीं, और फिर जब उनका मन हुआ तो वो गए किधर? आगरा की तरफ, शाहजहां के दरबार की तरफ गए थे। तब इतिहासकार कहता है कि जब वो गए थे तब रास्ते के अंदर उन्होंने जानवर को देखा और किसान को देखा, तो उस किसान को तो घर भेज दिया और उसके जानवर उनके सैनिकों को कहा तुम चराओ। तो अब वो जानवर जब चर रहे थे स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया भी था कि वो पहरेदार आए। फिर अमर सिंह जी को देखा, फिर वो पहरेदारों ने शिकायत की शाहजहां को, तो शाहजहां का चराने दो, ये जानवर उनके हैं, ये जमीन खालसा क्षेत्र भी उन्हीं का है। तब सल्लावत खान ने कहा खड़े होकर, कहा बादशाह अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं, दरबार में एक दिन बिना कहे अनुपस्थित रहते हैं, तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होती है। अमर सिंह को दरबार से 12 पत्र भेजे गए, हर पत्र उन्होंने नजरअंदाज किया है, और आप अभी भी उनका पक्ष ले रहे हो। तो शाहजहां ने मन ही मन में पहले जो बात सोची वो तो सोच ही ली, फिर कहा कि बिल्कुल वो जब आएंगे तब उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, आप बैठ जाओ। बिठा दिया। अब उधर सर मंडे को फिजिक्स फाइनल ईयर का एग्जाम है, फिर भी आपकी क्लास मिस करने का मन नहीं करता। पढ़ो फिजिक्स में हिस्ट्री, समझे? तो लिखो जल्दी से, लिखो क्या, सुनो। तो स्टूडेंट आगे क्या होता है, इधर अमर सिंह जी राठौड़ ने काफी दिनों तक इंतजार किया कि भाई कोई और आएगा, कोई नहीं आया। तो फिर बाद में उस किसान को वापस बुलाया जिसके जानवर थे, उसको बुलाकर कहा कि ये ले जा तू अपने अब जानवर। तो जानवरों को जब लौटाया जा रहा था तो और किसान रोने लगा। किसान को रोते हुए देखकर अमर सिंह जी ने कहा भाई अब तुझे क्या तकलीफ है, देख तूने जानवर जो दिए थे कैसे थे, अब देख कैसे है। हाँ, एक एक भैंस मैंने, हाँ बढ़िया, 80,000 की बना दी। सही है कि नहीं है? तो तू अब क्यों परेशान है, अब क्यों तू चिंतित है? तो किसान ने कहा बात यह है राव जी कि आप तो अभी चले जाओगे, ये जानवर मेरे पास रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पहरेदार बाद में आएंगे, मुझसे कर मांगेंगे,
और कर में जब नहीं दे पाऊंगा तो वो जानवर छीन कर ले जाएंगे। तो राव जी ने कहा यार ये भी बात गजब की है, ये भी बात तेरी साची। एक काम करते, पूरी समस्या का समाधान ही मिटा देता है। अमर सिंह जी ने अपनी कटार निकाली और किसान को ही मार दिया। ऐसा ही किया? बोलो, ऐसा नहीं किया। अमर सिंह जी ने अपनी कटार निकाली और कटार की किसके आगे? किसान के आगे कि ये कटार लो। तब वो किसान कांपने लगा कि राव यानी अमर सिंह जी की कटार को और मैं छूऊं, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है। तब अमर सिंह जी ने कहा हम आपको खुद भेंट कर रहे हैं, आप ये कटार लो। किसान ने बड़ी यूं धुजते हुए वो कटार ली और बाद में अमर सिंह जी ने कहा कोई भी पहरेदार और कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए और तुमसे क्या मांगे, कर मांगे, तो कह देना कि ये राव की कटार है, ले जाओ। कर में कितना भी बड़ा योद्धा होगा भाग जाएगा। तो देख लो, राव की कटार से लोग इतना डरते थे, इसीलिए उन्हें कटार के धनी कहा गया। किनको? अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा गया? कटार के धनी। अब सुनो और समझो। अब वो कटार मिली और राव आ गए किधर? आगरा की तरफ। अब वो कटार मिलते ही किसान को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे वीटो पावर मिल गया हो। बिल्कुल। अब वो किसान और अपने गांव के किसानों के सभी जानवर खालसा क्षेत्र में चराता था बेटा। पहरेदार आए, अब पहरेदार आए तो पहरेदारों को आते हुए देखा तो सभी किसान भागकर उस किसान के पास आए, कहा पहरेदार आ रहे। तब उस किसान ने कहा आने दो, कहा आओ आओ आगे आओ। तो पहरेदारों ने आकर कहा किसान उस दिन तो अमर सिंह जी की वजह से बच गया, कर दे वरना तेरे सभी जानवर छीन कर ले जाएंगे। उस किसान ने कहा बिल्कुल कर दूंगा, ये कटार है अमर सिंह जी की, ले जाओ कर के रूप में। पहरेदार वहीं से भाग गए और कहा दूसरे किसानों को कहा ढंड चराओ तुम। अब वो उनका लीडर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो वो तो कार्रवाई होती रही करती रही। अब इधर अमर सिंह जी सीधा पहुंचे बिना सूचना दिए, सीधे किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार। अब शाहजहां के दरबार में आए, सल्लावत खां बैठा था, शाहजहां बैठा था। तो शाहजहां ने कहा अमर सिंह जी को, कहा आ गए राव? तो अमर सिंह जी ने इशारा किया आ गए। तो शाहजहां ने कहा हमने आपको काफी याद किया, पत्र भी भेजे पर आपने हर पत्र नजरअंदाज किया। तो अमर सिंह जी ने कहा बिल्कुल व्यस्तता थी इसलिए नहीं आ पाए, मिलने का मन नहीं था। कहा कोई बात नहीं, कोई बात। कहा आपने खालसा क्षेत्र में का जानवर चराए, कर चाहिए? तो कहा नहीं, किसने मांगा, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो कहा और कोई काम? का कोई काम नहीं है। अमर सिंह जी वहीं से वापस चले गए अपने कक्ष में, क्योंकि पहले मुगलों के दरबार में कोई भी अधीनता स्वीकार करता और मुगलों का जहाँ दरबार लगता तो वहाँ पर रुकने के लिए जो क्षत्रिय होते थे उनकी रुकने की व्यवस्था भी होती थी। उनके खुद के हवेलियाँ बनी हुई थी। जैसे याद करो रूप सिंह की हवेली मैंने बताया आगरा के अंदर थी, वैसे ही अमर सिंह जी भी अपनी वहाँ हवेली जो थी उस हवेली में चले गए। अब वो गए तो इधर सल्लावत खां दरबार में खड़ा हुआ। सल्लावत खां ने कहा बादशाह तुम अभी भी पैरवी ले रहे हो किसकी? अमर सिंह की। दंडित करो उन्हें वरना हम भी उनके बराबर हो जाएंगे। तब कहा शाहजहां ने कहा तुम लब के गलत इंसान से ले रहे हो। मन ही मन में कहा तुम उन्हें जानते नहीं हो, उनके किस्से हमने बहुत सुने हैं पहले। फिर कहा दंडित करो। तो शाहजहां का ठीक है, हाँ साड़ा जी का नंबर लगा ही देता है। कहा ठीक है। अब शाहजहां का ठीक है, हम राव को दंडित करेंगे, पहले आप में से राव को बुलाने कौन जाएगा?
तो वो सब ने, जितने भी बैठे थे, सब ने अपने भोग ने नीचे कर लिया, कहा हम नहीं जाएंगे। अब बात आ पड़ी किस पर? सल्लावत खां। अब सल्लावत खां भी मना कर दे तो फिर होवे क्या? तो सल्लावत खान ने आखिरकार कहा मैं जाऊंगा। तो कहा जाओ, बुला कर लेकर आओ। अब बताओ बुलाने कौन आ रहा है? बोलो। सर क्लास किस्तों में चल रही है, इसका मतलब आपने इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं भरी है, या तो मोबाइल की या फिर फीस की। इसलिए आप कृपया करके मोबाइल की किस्त टाइम पे भरें या फीस पूरी जमा कराएं। क्लास किस्तों में नहीं आएगी, पूरी आएगी। या फिर रिचार्ज जो है 19 रुपए का नहीं करें, है ना, 852 का करें, 3 महीनों की वैलिडिटी के साथ। हमेशा की 2 MB जीबी आपको डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड मैसेज मिलेंगे। धन्यवाद। रिचार्ज करें, जियो कंपनी, है ना। अब क्लास अटक अटक के चल रही है, मैं उसको धक्का दूं कि तू तेज चल? या तो आपके उधर नेटवर्क इशू होगा भाई, वही दिक्कत है। तो सुनो और समझो, इधर बिल्कुल सल्लावत खां बुलाने आया कक्ष में किसको? अमर सिंह जी को। और अमर सिंह जी इधर अपने कक्ष के अंदर बिल्कुल सोमरस पी रहे थे। अब स्टूडेंट सुनना, और बिल्कुल सही है। आया सल्लावत खां, दरवाजा खटखटाया, अमर सिंह जी ने बिल्कुल दरवाजा खुलवाया तो पहली बार इतना नजदीक से देखा था सल्लावत खां ने किसको? अमर सिंह को। और अमर सिंह जी के रवैये को नजदीकी से देखकर कहा आपको बादशाह बुला रहे दरबार में। अब बिल्कुल दोनों साथ में आए। अब सल्लावत खां पास में खड़ा, अमर सिंह जी पास में खड़े। सल्लावत खां तो पहले से ही विरोधी था ही था अमर सिंह जी का। अब अमर सिंह जी खड़े, सल्लावत खां चुपचाप खड़ा, पूरा दरबार सन्नाटा। शाहजहां खुद फंस गया। शाहजहां ने कहा साड़ा, ए साड़ा, मनी मन में कहा कैसी विपदा में लाकर फंसा दिया। अब कहूं तो कहूं क्या, किस मुंह से कहूं, कर चुका हो। तो अमर सिंह जी ने सन्नाटा देखा, शाहजहां कुछ बोल नहीं रहा था। तब सल्लावत खां बोल पड़ा, कहा बादशाह तुम अब भी पैरवी ले रहे हो अमर सिंह की, जिन्हें दरबार में उपस्थित होने के नियम कायदे तक पता नहीं है। पहला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अमर सिंह जी के सामने सच्ची बात बोली। अमर सिंह को यह बात बहुत अच्छी लगी। अमर सिंह जी ने देखा किसके सामने? सल्लावत खां के सामने, और हंसे और कहा बहुत आगे जाओगे। जब हंसे थे, स्माइल दी थी किसने? अमर सिंह ने। तो ये बात पचा नहीं पाया कौन? और सल्लावत खां ने भावनाओं में तो कैसे बहेगा, उसने फुर्ती फुर्ती में कह दिया कि जिसको दरबार में उपस्थित होने के नियम और कायदे पता नहीं है उसे गंवार घई निकला था। पीछे वार तो किसने किया? अमर सिंह जी ने। जो ही उसने गंवार बोला तब इधर से अमर सिंह राठौड़ की आंखों में वो खून उबाल आया और बिल्कुल तलवार निकाली और सिर धड़ से भरे दरबार में अलग। सिर, अगर साउथ मूवी का यहाँ पर सीन बनाकर बताऊं तो अमर सिंह जी ने कटार से, तलवार से सिर जो काटा था वो सिर कटकर शाहजहां के पैरों में पड़ा। शाहजहां ने पैरों में सिर देखा तो शाहजहां ने कहा साला जी, मैंने कहा था लपके मत लो मत लो, ये भोगने की चिटके चढ़ गई। अब सुनो, सल्लावत खां इतना बोल रहा था, शाहजहां वापस कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो अमर सिंह राठौड़ को गुस्सा आया। किस पर? शाहजहां पर भी। कहा इसकी भी मिली भगत है। अब अमर सिंह जी भरे दरबार में गए किसकी तरफ? शाहजहां की तरफ। तब शाहजहां ने कहा ए भाई ए, वहां से सिंहासन से कूद कर, महेंद्र सिंह धोनी की तरह डाइव लगाई थी। किसने? शाहजहां ने। वो सिंहासन से कूद कर भागे थे, तब तक तो अमर सिंह जी ने कूद कर एक
तलवार से वार कर दिया था। अच्छा हुआ कि वो वार शाहजहां के यहां लगा और घाव बड़ा भयंकर लगा। अगर वो वार यहां पर नहीं लगकर यहां लग जाता तो हम पढ़ते शाहजहां एक हाथ का ही था। ये बिल्कुल फैक्ट है। शाहजहां वहां से भाग गया। दरबार में एक तरफ सल्लावत खां का सिर कटा पड़ा, एक तरफ धड़ पड़ा। शाहजहां भाग गया और भरे दरबार में जो भी बैठे थे उनके सबके भोगने नीचे। उनको पता था कि जीवी भोगना ऊपर हुआ नहीं और मुंडी गई नहीं, यानी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमर सिंह को रोके। अमर सिंह जी यहां से आए सीधे कहा अपने कक्ष में। अब उन्हें पता था कि मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो दुश्मनों की गढ़ में थे। शाहजहां जैसे तैसे करके अमर सिंह जी के दरबार छोड़ने के बाद वापस दरबार में आया, ऐसे यूं हाथ पकड़कर, और अपने दरबार में जो भी सामंत और सो जो भी बैठे थे उन सबको कहा, तुम कमीनों मेरी तरफ हो किस तरफ हो? तो कहा नहीं तुम्हारी तरफ है। तो कहा मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, सैनिकों को, सैन्य दल को बुलाओ और रोको किसको? अमर सिंह को, और पकड़ो उन्हें मौत के घाट उतारो। अब अमर सिंह जी को पकड़ना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। स्टूडेंट अमर सिंह राठौड़ जिन्होंने आगे जो काम किया बड़ा भयंकर काम किया। अमर सिंह राठौड़ अपने कक्ष में गए। कहाँ गए पहले? और अपने उनके सैनिक तो पास में ही थे, जो भी सैनिक उनके साथ गए, कक्ष में गए और सबसे पहले हाँ और आधा घोड़े को पिलाया, क्योंकि अब घोड़ा हवाईजहाज बनेगा। जो काम होश में नहीं होते वो मदहोशी में किए जाता है। बिल्कुल स्टूडेंट वहां से दुश्मनों के गढ़ से निकले कौन? अमर सिंह राठौड़, और बिल्कुल दुर्ग को पार करते करते पहले माले तक आ गए थे। कहा जाता है कि दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए थे। क्या करवा दिए थे? दुर्ग के दरवाजे बंद करा दिए। तब घोड़े को हवाईजहाज बना दिया, पहले माले से सीधा बाहर की तरफ, यानी घोड़ा अमर सिंह को लेकर पहले माले से कूद गया था दुर्ग से नीचे। घोड़ा तो नहीं बचा पर अमर सिंह जी सुरक्षित निकल गए। अमर सिंह जी वहां से चले गए। तब भरे दरबार में उधर शाहजहां ने कहा कि अमर सिंह जी को जिंदा या मुर्दा जो भी लेकर आएगा मैं उसे उसी राव का खिताब दूंगा। तो पहले खिताब सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी। तो उस समय ये अमर सिंह जी को मारने का जिम्मा जो उठाया शाहजहां के सामने, अमर सिंह के ही साले अर्जुन गौड़ ने उठाया। किसने? अर्जुन गौड़ ने। अर्जुन गौड़ आया अमर सिंह जी के पीछे, और अमर सिंह जी ने तो यही सोचा कि हमारी सहायता हेतु आए होंगे। आया और हमला किया और अमर सिंह जी को मौत के घाट उतार दिया धोखे से। और मैंने आपको पहले ही कहा कि सजा इनको अपने कर्मों की ही मिली थी, क्योंकि अमर सिंह जी ने अपने बहनोई को, रीवा का जो ठाकुर था, उन्हें मौत के घाट उतारा और फिर बाद में ये भी अपने साले के हाथों से मारे गए। तो तुम भी छोरो ध्यान रखना, एक कहावत कहूंगा, छोरों के लिए सही है, छोरिया तुम्हारे लिए भी ठीक है। कहावत ये है, दीवार में आला, क्या बोला? दीवार में, खेत में नाला, दीवार में, खेत में नाला और घर में साला, तीनों बर्बाद करके छोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना। दीवार में अगर थोड़ा भी आलापन रह जाए, मतलब दीवारों को सही तरीके से हम वो करते हैं ना, घर बनाते हैं तब प्लास्टर, उसमें थोड़ा भी आलापन रह जाए तो वो दीवार कभी सक्सेस होती नहीं। खेत में अगर नाला खुला रह जाए और बारिश आए तो ना फसल बचेगी ना पानी, पूरी फसल बह जाएगी। और घर में अगर साड़ा हो तो घर को स्वर्ग बना देगा। अगर भरोसा नहीं हो
तो एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेना, सुंदर। जेठालाल ने बेचारे ने उसका नाम पनौती के नाम से ऐड कर रखा है। तो तुम भी कान खोल के सुन लेना, तुम्हारी शादी हो जाए, होगी, पक्का होगी। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा साला तुम्हारे घर पर आए, 2 दिन से ज्यादा मत रखो। 2 दिन हुए और कहो रवाना हो। रवाना नहीं हो तो उसे कहो एक ड्रेस की जगह तू 3 ड्रेस ले, पर रवाना हो। अगर वो ज्यादा दिनों तक रुका ना तो तथास्तु, आशीर्वाद देकर जाएगा। एक्सपीरियंस बोलता है। मेरी बात सुनो, मैं भी, मेरा एजुकेशन मैंने शायद तुम्हें बता दिया होगा, सिस्टर के घर पर हुआ था, पर जिया जी बड़े खतरनाक थे। उन्होंने भी अमर सिंह राठौड़ की कथा पढ़ रखी थी, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में टिकाया और कहा खाना खाने दोनों टाइम गिटने आ जाया करो, पढ़ाई तुम हॉस्टल में करोगे। समझ में आया ना? तो मैंने कहा जिया जी ऐसे थोड़ी होता है। काका नो, हिस्ट्री तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं मेरा है। मैंने भी अमर सिंह जी के बारे में पढ़ रखा है, दीवार में आला, खेत में नाला और घर में। इसलिए साला जी आप हॉस्टल में ही रहो। तो तुम भी सुन लेना छोरो, शादी के बाद साला आए तो 2 दिन रोको, तीसरे दिन रवाना करो, नहीं जाए तो धक्का देकर निकालो और कहो कि 500 की जगह 1100 ले, 2 ड्रेस की जगह 3 ले, पर चलता बन। घर में सुख शांति चाहते हो तो। मोहतरमा नाराज होगी, 1 दिन होगी, चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, छोरियों के लिए थोड़ी खतरनाक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये वास्तविकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। समझ में आया? तो ये अमर सिंह जी राठौड़ सुनो, मारे गए। उधर जब ये बात पता चली नागौर के अंदर, तब अमर सिंह राठौड़ की रानी ने कहा मैं सती होंगी। क्या होंगी? और सती होने के लिए तो राव चाहिए, और राव थे कहा? शाहजहां के दरबार में। मतलब सब उनका जो शरीर जो था वह शाहजहां के दरबार में ले जाया गया वापस। तब स्टूडेंट इनका मित्र था अमर सिंह राठौड़ का बल्लू सिंह चंपावत, बताया था ना। और मतलब इसी के साथ वही कहानी है। पर हुआ क्या, अमर सिंह जी मैंने कहा ना बड़े खतरनाक थे, अपने मित्र से भी लड़ लिए। मित्रता दोनों में बड़ी गजब की थी। तो एक बार क्या हुआ, बल्लू सिंह चंपावत बड़े खुश थे। अमर सिंह जी ने पूछा कि बल्लू सिंह जी क्या बात है, बड़े खुश हो? तो कहा बिल्कुल खुश है। तो कहा किस बात की खुशी है? तो कहा आज हमने सुअर का शिकार किया। किसका? अमर सिंह जी जोर जोर से हंसे और अमर सिंह जी ने कहा एक सुअर ने दूसरे सुअर का शिकार किया। मैंने कहा ना अमर सिंह जी बड़े गजब के थे। तो उन्होंने मजाक मजाक में ये कह दिया, ये बात चुभ गई किसको? बल्लू सिंह जी को। और बल्लू सिंह जी थोड़े नाराज हो गए। और भी अन्य खूब सारे कारण बताए जाते हैं, पर कारणों में जो भी कारण हो, नाराज हो गए, अनबन हो गई। बल्लू सिंह को पता चल गया था कि बिल्कुल अमर सिंह जी को मौत के घाट उतार दिया गया। पर बल्लू सिंह जी नाराज हो रखे थे, वो दोस्ती जो थी टूट चुकी थी। अब इधर से ऐसा कौन क्षत्रिय हुआ जो मुगलों के दरबार से अमर सिंह जी को लेकर आ जाए? कोई जाने को तैयार नहीं था। उधर रानी सती होने हेतु तो अमर सिंह जी के शरीर का इंतजार कर रही थी। ये बात पता चली बल्लू चंपावत की रानी को। तो बल्लू सिंह चंपावत की रानी बल्लू सिंह के पास आई चूड़ियां लेकर। मतलब स्त्री के जो कपड़े होते ना, कपड़े, चूड़ियां, सिंदूर वगैरह लेकर आई और आगे किए किसके? बल्लू सिंह के। का एक काम करो, ये कपड़े पहन लो और चूड़ियां पहन लो, अब हम शतरानियों को तलवारें उठानी पड़ेगी। तब बल्लू सिंह चंपावत ने अपनी रानी को कहा तुमने हमें ऐसे कैसे कहा, हम में कौन सी मतलब वीरता नहीं है? तो कहा, रानी ने कहा अगर वीरता होती तो तुम अभी दिल्ली की तरफ मुगलों के बादशाहों की, मुगलक बादशाह के दरबार की तरफ प्रस्थान करते।
तो बल्लू सिंह ने कहा हम क्यों जाए, हमारी मित्रता तो कब की ही खत्म हो गई। तब रानी ने कहा वाह, मित्रता खत्म हो गई? मित्रता खत्म नहीं हुई, सिर्फ झगड़ा हुआ है मित्रता में। चलो मित्रता खत्म हो गई। उधर एक रानी अपने सती होने हेतु अपने पति के शरीर का इंतजार कर रही है। कोई ऐसा योद्धा ही पैदा नहीं हुआ जो मुगलों के दरबार से सऊ को ला सके। तुम नहीं जाते हो तो ठीक है, हम शतरानियां जाती है, पर लेकर तो आएंगे, क्योंकि उधर रानी सती होने का इंतजार कर रही है। तब स्टूडेंट बल्लू चंपावत के मन में वापस अपने मित्र के प्रति प्रेम जगा, भाव जगे। बल्लू चंपावत ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, योजना बनाई और योजना बनाकर पहुंच गए मुगलों के दरबार में। और मुगल दरबार में कहा जाता है, कुछ तो कहते हैं कि मुगल बादशाह ने अमर सिंह जी के शरीर को, जो शव था, उसको दुर्ग के ऊपर रखा दिया, जानवर यानी कौवे वगैरह इनके खाने हैं। तो कुछ कहते हैं दरबार में पड़ा था, जहां कहीं पर भी था। आए बल्लू सिंह, और बल्लू सिंह आए तो बिल्कुल देखा तो कक्ष के एक तरफ पड़ा था अमर सिंह जी का शव। वहां पर पहुंचते ही पहले गए अमर सिंह के पास और अपने पैर से यूं लात मारी, और लात मारकर कहा बादशाह तुमने इनके साथ अच्छा किया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुम्हें अगर आपत्ति नहीं हो तो मुझे अपना या तो परिचय देना पड़ेगा, या मेरे बारे में अच्छे से जानते होंगे आप। तो शाहजहां, अब मैंने कहा ना अमर सिंह जी जैसे थे उनके मित्र भी ऐसे ही थे, तो बिल्कुल शाहजहां ने कहा तुम बल्लू सिंह चंपावत, जो इनके मित्र हो अमर सिंह के, और इनकी तरह तुम भी वीर योद्धा हो। तब बल्लू सिंह ने कहा अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो इनका स्थान हम लेने को तैयार है। शाहजहां बड़ा खुश हुआ और सिंहासन से नीचे उतर कर आया और बल्लू सिंह को कहा गले लगो। बल्लू सिंह गले लगे, और गले लगे उस टाइम अपनी कटार निकाली और शाहजहां के गले पर रख दी और कहा अब तेरा क्या होगा रे कालिया। बिल्कुल स्टूडेंट। और कहा अपने मित्रों को, सैनिकों को कहा कि उठा लो मेरे जिगरे को, उठा लो अमर सिंह को। अब अमर सिंह का शरीर जो था वो चाहे दरबार में था या ऊपर था, कहीं से भी था, प्राण थे कटार के नीचे किसके, शाहजहां के। तो बिल्कुल लेकर आए, और कहा जाता है कि वहां से सैनिक लेकर निकल गए अमर सिंह जी के शरीर को। कुछ सैनिक लेकर निकल गए, पीछे कुछ सैनिक बल्लू सिंह के साथ रहे। शाहजहां को अपनी सुरक्षा की धार बनाकर वो दरबार से तो जैसे तैसे करके निकल गए, पर बाद में मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया, अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उधर अमर सिंह जी का शरीर नागौर पहुंचाया गया, जहां उनकी रानी उनके साथ क्या हुई, सती हुई। ये थे बल्लू सिंह चंपावत और उनके मित्र अमर सिंह राठौड़। कहा जाता है कि बल्लू सिंह चंपावत और अमर सिंह राठौड़ ने जहां से प्रवेश किया था, वो रास्ता और वो जगह शाहजहां हमेशा सपनों में देखता था, और शाहजहां को दुजनिया ताव आता था। वो कटार याद आ जाती, वो अमर सिंह जी का वार याद आ जाता। तो कहता है इतिहासकार के शाहजहां ने जिस जगह से अमर सिंह जी और बल्लू सिंह चंपावत आए थे, उस जगह को ईंटों से पूरी दीवार बनाकर उस रास्ते को पैक करवा दिया। क्या करवा दिया? बाद में अंग्रेजों के समय एक अंग्रेज हुआ स्टैनले करके कोई, उसने इस दीवार को वापस तोड़ा और रास्ता बनाया। उस स्थान को वर्तमान में अमर सिंह की फाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थे कौन? अमर सिंह राठौड़। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। हेडिंग डालो पहले। हेडिंग डाल दिया कर्ण सिंह। पहला ही पॉइंट लिखो, कर्ण सिंह के समकालीन नागौर के शासक नागौर के शासक
कर्ण सिंह के समकालीन नागौर के शासक कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। अमर सिंह राठौड़ थे। अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह के मध्य जमीनी विवाद था। अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह के मध्य जमीनी विवाद था। इस कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। लिख लिया? हेडिंग डालो, मतीरे की राड़ का युद्ध। और विवादित गांव लिखना चाहते हो तो गांव के नाम लिख दो, जाखड़िया और सीलवा गांव। पहले लिख दो मतीरे की राड़ का युद्ध कब हुआ रे? 1644, गिरी सुमेल के 100 वर्षों बाद। एक तरफ कर्ण सिंह, अभी बताएंगे, कर्ण सिंह और दूसरी तरफ अमर सिंह राठौड़। एक तरफ कर्ण सिंह और दूसरी तरफ अमर सिंह राठौड़। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिखो परिणाम में कर्ण सिंह की विजय। कर्ण सिंह की विजय लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। कर्ण सिंह की विजय। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो नोट लगाकर। अब लिख दो विवादित गांव। जाखड़िया, जाखड़िया, जाखड़िया लिख दिया। दूसरा गांव सीलवा गांव, जाखड़िया गांव व सीलवा गांव लिख लिया? ओके, अब नेक्स्ट सुनो और समझो। स्टूडेंट याद कीजिए, शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मत का युद्ध और दौराई का युद्ध मैंने पहले ही बताया। अब जिस समय शाहजहां के दोनों पुत्र दारा सिकोह और औरंगजेब और शाह शुजा और अली मुराद के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तब कर्ण सिंह जी जो थे, कर्ण सिंह जी पूर्वानुमान लगाने में, फोरकास्ट करने में नंबर 1 थे। कर्ण सिंह को पता था कि इस उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय होगी तो किसकी? औरंगजेब की। बादशाह वही बनेगा, भले ही बनो, हम इनके विरोधी रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कभी भी इनका साथ देने, पर हम अपने पुत्रों को भेज देंगे। तो बिल्कुल जब सहायता मांगी गई बीकानेर से, तो बिल्कुल इन्होंने अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजा। बिल्कुल औरंगजेब की तरफ से पदम सिंह और केसरी सिंह लड़े, बाद में औरंगजेब क्या बन गया? बादशाह। तो अब सुनो, औरंगजेब ने काफी क्षत्रियों को अटक अभियान पर भेज रखा था। कौन से अभियान पर? अटक नदी है, ध्यान रखना, अटक नदी है, और अटक नदी के आसपास उज्बेक जाति थी। कौन सी? इन उज्बेकों ने विद्रोह कर रखा था, तब इन उज्बेकों के दमन हेतु भेजा था काफी क्षत्रियों को अटक अभियान पर। उज्बेक भारी पड़े, इन क्षत्रियों को कैद कर लिया। ये बात पता चली किसको? औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने कहा कि अब इन उज्बेकों को अटक जाकर मौत के घाट उतारना ही होगा। उस दरमियान सहायता ली किससे? कर्ण सिंह से। किससे? तो सुनना, कर्ण सिंह प्लस कर्ण सिंह के साथ कौन? औरंगजेब।
दोनों आए कहां? अटक नदी, और अटक नदी पर उज्बेगों को मौत के घाट उतारकर, सर करण सिंह का शासनकाल बताओ, 1631 से लेकर 1669। अब सुनो, तो बिल्कुल स्टूडेंट, उज्बेगों को मौत के घाट उतारकर सभी क्षत्रियों को रिहा करवाया। किसने? कर्ण सिंह और औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने वहीं पर एक योजना बना ली। औरंगजेब कट्टर इस्लामिक था, मैंने बताया आपको। औरंगजेब ने कहा सभी क्षत्रिय अटक नदी के पास है, लगभग लगभग, क्यों नहीं अटक नदी के उस तरफ जाकर मैं अपनी योजना को अंजाम दे दूं। तो वहीं पर औरंगजेब ने आदेश दिया कि हम जल्द ही अटक नदी के उस पार जाकर साम्राज्य विस्तार करेंगे। ये बहाना था अपनी योजना को अंजाम देने के लिए। ये बहाना था किसका? औरंगजेब का। तो बिल्कुल कहा औरंगजेब ने, कहा हम जल्द ही अटक नदी के उस पार जाएंगे, साम्राज्य विस्तार है। तो जब क्षत्रियों को यह बात पता चली तो क्षत्रियों ने कहा दाढ़ में कुछ ना कुछ तो काला है। तो कहा क्या किया जाए? तब का एक काम करते हैं, पता लगवाते हैं कि औरंगजेब का अटक नदी के उस पार जाना, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अटक नदी के उस पार कभी भी गए नहीं है। तो बिल्कुल कहा कैसे पता लगाए? तो कहा औरंगजेब के दरबार में बड़ी चलती है आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह की, और उस समय क्षत्रियों के साथ वो भी थे। तो कहा मिर्जा राजा को कहते हैं, मिर्जा राजा पता लगाएंगे। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा ठीक है हम पता लगवाते हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने जैसे तैसे करके औरंगजेब का कोई करीबी था उससे पता लगवाया। तब पता चला कि अटक नदी के उस पार ले जाकर औरंगजेब सभी क्षत्रियों को इस्लाम धर्म कबूल करवाएगा, और जो क्षत्रिय बगावत करेगा अटक नदी के उस पार होंगे सभी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब यह बात पता चली सभी क्षत्रियों को तो सभी क्षत्रिय कांपने लगे। का करे तो करे क्या? तो का बड़े वीर योद्धा है कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। इन्हीं से पूछते करना क्या है। तो मिर्जा राजा को कहा मिर्जा राजा बताओ क्या करे? मिर्जा राजा ने कहा मेरे तो खुद के टांगड़े दूज रहे हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें, एकदम विकट स्थिति बन चुकी है, अगर समय मिलता तो हम बचने का प्रयास करते। तो सब ने कहा क्या करें? तो सभी चिंतित थे। कर्ण सिंह जी बड़े मस्त थे, अपने शिविर में बड़े आराम से रेस्ट कर रहे थे। क्षत्रियों को ऐसे चिंतित इधर उधर घूमते हुए देखा तो कर्ण सिंह ने कहा क्या हुआ? तो कहा तुम्हें कुछ पता नहीं? कहा बिल्कुल भी नहीं। तो कहा मुगल बादशाह औरंगजेब अटक नदी के उस पार हमें ले जाएगा। तो कहा तो कहा उधर ले जाकर हम क्षत्रियों को इस्लाम धर्म कबूल कराएगा या हमें मौत के घाट उतार देगा। अब हम सभी क्षत्रियों को कौन बचाएगा? कर्ण सिंह ने कहा मस्त रहो, एक भी क्षत्रिय के बाल भी बांका नहीं होगा, एक भी क्षत्रिय अटक नदी के उस पार नहीं जाएगा। ये कहकर वापस अपने शिविर में सो गए। सैनिकों का यार बड़ा गजब बंदा है। सभी क्षत्रियों को ये बात बताई गई। सभी क्षत्रिय आए किसके पास? कर्ण सिंह के पास। और कर्ण सिंह को कहा सीरियसली बताओ ना, क्या क्या करोगे? तो कहा मेरे को तो खुद को भी डर लग रहा है, पर चिंता मत करो, मैंने बोला है तो एक भी क्षत्रिय का बाल भी बांका नहीं होगा और एक भी उधर अटक नदी के पार नहीं जाएगा। अब उधर खूब सारी नावें बनाई गई, स्टूडेंट सैनिकों के उधर पार जाने तो नावें बनाई गई। औरंगजेब ने आदेश दिया कल हम अटक नदी के उस पार जाएंगे। तो बिल्कुल कर्ण सिंह ने कहा कि जैसे मैं कहूं वैसे बादशाह को कहते रहो। तो कहा क्या कहना है? तो कल कहा कि कल बादशाह हमें कहेगा कि तुम सभी क्षत्रिय उधर जाओ, तब कहना है कि नहीं बादशाह पहले आप प्रवेश करो, आप जाओ अपने सैनिकों के साथ, फिर बाद में हम आ जाएंगे। कहा ठीक है। अगले दिन औरंगजेब ने कहा क्षत्रियों को, तो सभी क्षत्रियों ने कहा बादशाह आप जाओ, आपके पहुंचने के बाद हम आ जाएंगे। तो अटक नदी के उस पार कौन गया?
औरंगजेब गया। अब अटक नदी के उस पार जाने में समय लगा, 1-2 दिन लगे होंगे या फिर समय तो लगा ही लगा। अब समय लगा, उधर बादशाह पहुंचा, नावे इधर वापस आई। अब क्षत्रियों ने वापस जाकर कर्ण सिंह को कहा, अब 2 दिन बच गए, अब तो जाना ही पड़ेगा, नावे वापस आने वाली होगी। तो कहा आने दो नावों को, इतना क्यों घबरा रहे हो, अब बादशाह इधर थोड़ी है, उधर है। तो कहा ठीक है। अब नावें आ गई इधर, और बिल्कुल जो नावों के अंदर एक एक सूबेदार पहरेदार कोई आए तो होंगे। औरंगजेब के आकर क्षत्रियों को कहा कि कल सुबह होते ही हम वापस रवाना होंगे। किधर? अटक नदी के उस पार। तो बिल्कुल अगले दिन स्टूडेंट कर्ण सिंह जी ने रात्रि के समय वो क्षत्रिय आए, कहा अब क्या करना? तो कहा अब एक काम करो, सुबह बताऊंगा। कर्ण सिंह जी बड़े खतरनाक थे, रात को उन्होंने तरकीब सोच ली, सुबह हुई तब कर्ण सिंह जी ने क्षत्रियों को कहा क्या करना है? तो कहा करना क्या है, इन पहरेदारों को जाकर कहो कि मिर्जा राजा जय सिंह की दादी चल बसे, और जो गई नहीं थी। तो बिल्कुल कहा चल बसी, इसलिए हमारे क्षत्रियों में परंपरा है कि हम 12 दिन शौक मनाएंगे। और मिर्जा राजा किधर जाएंगे? आमेर की तरफ। ठीक है। स्टूडेंट देखना कर्ण सिंह का मास्टरमाइंड, बिल्कुल पहरेदारों को जाकर हाथों हाथ सूचना दी। पहरेदारों ने कहा ठीक है, हम बादशाह को ये संदेश पहुंचाते हैं, उनकी अनुमति का इंतजार करना। तो बिल्कुल उधर संदेश गया। औरंगजेब को कहा कि मिर्जा राजा की दादी माँ या जो भी माँ चली गई, तो मिर्जा राजा उधर जाएंगे। तो औरंगजेब ने कहा बिल्कुल जाना जरूरी है, मिर्जा राजा को भेज दो। अब मिर्जा राजा बताओ अकेले जाएंगे क्या? मिर्जा राजा के साथ कर्ण सिंह ने काफी क्षत्रियों को अपनी रियासतों की तरफ भेज दिया। अभी भी काफी क्षत्रिय थे। 12 दिन पूरे हुए। उधर से वापस संदेश आया कि सुबह हम वापस अटक नदी की तरफ जाएंगे। अब स्टूडेंट सुबह हुई तो अब पीछे जो क्षत्रिय बचे थे उन्होंने कहा अब क्या करेंगे? तो कहा सुबह सोचेंगे, सो जाओ आराम से। सुबह हुई, कर्ण सिंह जी ने अपने जहां पर शिविर लगा था तो उस शिविर के बाहर थाली पिटवाई, कांसे की थाली बजवाई। और कांसे की थाली कब बजाई जाती है? घर में झींगा पैदा होता है तब। और कोई भी झींगा पैदा नहीं हुआ था। कर्ण सिंह जी ने जूठी थाली बजवाई कांसे की और कहा कांग्रेचुलेशन, हम फाफा बन गए, हम जाएंगे कहा? बीकानेर। तो बिल्कुल पहरेदारों को कहा, पहरेदारों ने संदेश पहुंचाया, उधर संदेश पहुंचाया ही नहीं। बिल्कुल एक संदेशवाहक उधर गया औरंगजेब के पास, और पिछली वाली नावें इधर ही पड़ी थी, सभी नावों को तुड़ी लगवा दी क्षत्रियों ने। किसके कहने पर? कर्ण सिंह के कहने पर क्षत्रियों ने नावों को तुड़ी लगवा दी। एक पहरेदार को उधर भेजा और वो संदेश देगा तब तक कर्ण सिंह और सभी क्षत्रिय, और उधर नावें बनेगी वापस, और वापस औरंगजेब इधर आएगा, तब तक क्षत्रिय सभी अपनी अपनी रियासतों में चले जाएंगे। सभी क्षत्रियों को बचाया किसने? कर्ण सिंह ने। कौन से अभियान के समय? बोलो। तब सभी क्षत्रियों ने मिलकर कहा वो तो बादशाह, वो तो तुम हो जांगलधर बादशाह। कौन से बादशाह? तो कर्ण सिंह को उपाधि मिली जांगलधर बादशाह की। कौन से अभियान के समय? किसने दी? वास्तविक रूप से देखे तो जांगलधर बादशाह की उपाधि क्षत्रियों ने दी। किसने दी? पर किताबों में ठोक दिया कि ये उपाधि कर्ण सिंह को औरंगजेब ने दी। जिसने भी दी हो उपाधि किसको मिली? तो ये अभियान कहलाया कौन सा? अटक अभियान। समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल एक ग्रंथ है सूक सप्तति। कौन सा है? सूक सप्तति नामक संहिता के अंदर बिल्कुल कर्ण सिंह की उपाधि मिलती है, पर कर्ण सिंह की उपाधि जांगलधर बादशाह नहीं मिलती है, जांगलधर पातशाह उपाधि मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से अगला पॉइंट लिखो। कर्ण सिंह के समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ।
कर्ण सिंह के समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, लिख लिया? लिखो। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में, सर ये उपाधि राव बीका भी थी ना? अरे राव बीका की उपाधि नहीं थी, राव बीका ने तो बीकानेर यानी जांगल प्रदेश को जीता था, इसलिए उन्हें जांगलधर बादशाह कहा गया, वरना उपाधि तो सिर्फ किसकी थी? कर्ण सिंह की, जो औरंगजेब के समय चाहे क्षत्रियों ने दी हो, चाहे औरंगजेब ने ये खिताब दिया हो, मिला किसको? कर्ण सिंह को। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? इस उत्तराधिकारी संघर्ष में कर्ण सिंह ने पदम सिंह व केसरी सिंह को, पदम सिंह व केसरी सिंह को किसके पक्ष में भेजा? औरंगजेब की तरफ भेजा, औरंगजेब के पक्ष में भेजा। लिख लो, औरंगजेब के पक्ष में भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? एक सवाल पूछ लूं आपको? भले ही पूछो। सवाल ये है मेरा, सवाल पूछेगा बीकानेर के राठौड़ों का सबसे बड़ा वीर योद्धा किसे कहा गया? कौन बोला? बीकानेर के राठौड़ों का सबसे बड़ा वीर योद्धा किसे कहा गया? एनीबडी? पदम सिंह को। और कोई? एनीबडी? राय सिंह? पक्की बात? क्यों, राय सिंह तेरे फेवरेट राजा है? और कोई? पदम सिंह को कहा गया। किसने कहा? याद रखना, पाउलेट। किसने कहा? पाउली नहीं, पाउलेट। बेटे पीछे कह रहे पाउली ने। पाउलेट, पाउलेट नामक विद्वान ने बीकानेर के राठौड़ों का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा वीर योद्धा जो बताया, वो किसको बताया? पदम सिंह को। लिखो जल्दी से, डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, पाउलेट नामक विद्वान ने। कौन सी लेट? पाउलेट। पाउलेट नामक विद्वान पदम सिंह को बीकानेर का सबसे बड़ा योद्धा बताया, बीकानेर का सबसे बड़ा योद्धा बताया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो जल्दी से। औरंगजेब के अटक अभियान के समय औरंगजेब के अटक अभियान के समय, अटक अभियान के समय अटक अभियान के समय कर्ण सिंह को कर्ण सिंह ने क्षत्रियों को किनसे बचाया? उज्बेगों से बचाया।
इस कारण इन्हें किसकी उपाधि दी गई? जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। उसके बाद लिखोगे स्टार और नोट लगाकर, शुक सप्तती नामक संहिता में, शुक सप्तती नामक संहिता में कर्ण सिंह को जांगलधर पातशाह कहा गया। लिख लो जल्दी से। जांगलधर पातशाह कहा गया। बादशाह नहीं, पातशाह, सूक सप्तती में। ओके, आगे लिखो स्टूडेंट। कर्ण सिंह ने करणी माता मंदिर का, करणी माता मंदिर का क्या करवाया? बोलो, जीर्णोद्वार करवाया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। करणी माता मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया। नेक्स्ट लिखो, कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान, कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान बताएगा आप में से कोई? कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? गंगानंद मैथिली। ग्रंथ कौन सा लिखा? बताओ, एनीबडी? अच्छा, और बहुत बढ़िया। और विद्वान? भट्ट होसिंग या होसिंग भट्ट? कर्ण भूषण तो कर्णावती, कर्मावती, हड़ी रानी कर्मावती है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इनको आ रहा है पर रिकॉल नहीं कर पा रहे। सुन लो, एक था विद्वान गंगानंद मैथिली जिसने लिखा कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी। ओके, दूसरा था भट्ट होसिंग। कौन था? जिसने लिखा कर्णावतास। कौन सा लिखा? कर्णावतास। और एक था कवि मर्दुगल। कौन था? कवि मर्दुगल, जिसने लिखा कर्ण संतोष। कौन सा संतोष? ये तीन दरबारी विद्वान थे किसके? कर्ण सिंह के। और कहा जाता है कि कर्ण सिंह के विद्वानों ने ही एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कौन सा? साहित्य कल्पद्रुम। कौन सा? तो साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की भी जो रचना हुई किसके समय हुई? कर्ण सिंह के समय। तो लिखो जल्दी से दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में पहले दरबारी विद्वान का नाम लिखो गंगानंद मैथिली। गंगानंद मैथिली।
और गंगानंद मैथिली का ग्रंथ लिखो स्टूडेंट। गंगानंद मैथिली का ग्रंथ लिखो। सर आपने बोला बीकानेर का राठौड़ राजवंश 2 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो क्या करें? करवाऊं पूरा भी 10 मिनट में? अभी हो जाएगा। कछावा भी पूरा हो जाएगा 4 बजे के पहले पहले। करें? हाँ, यहाँ पे मेट्रो भी है, यहाँ पे मालगाड़ी भी है, यहाँ पे कछुआ चाल भी है और हिरण चाल भी है। तुम जो कहोगे उस चाल में चल लेंगे। यहाँ पे शब्द पे दीवान भी है, यहाँ पे उक्का यंत्र भी है। ओके, हाँ, कटारी अमरेश री पद्मेरी तलवार, सेल तिहारो राजसी सरायो संसार। क्या बात है श्याम सिंह जी, जय हो तुम्हारी। आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से आगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लिखा आपने। लिखो जल्दी से स्टूडेंट। पहला गंगानंद मैथिली, मैं लिख देता हूं, तुम कुछ और ही लिखोगे, मरोगे। हाँ, लिख लिया तो बहुत बढ़िया, एहसान किया। गंगानंद मैथिली, कौन सी थिली? हाँ, मैथिली। इसने लिखा कर्ण भूषण काव्य डाकिनी। ओके, दूसरे थे बट होशिंग। बट होशिंग ने लिखा कर्णावतास। और कवि मृदुगल, इसने लिखा कर्ण संतोष। कर्ण संतोष। ये श्याम ने जो अभी लाइनें लिखी ना, इसमें दोनों का नाम आ गया, कटारी अमरेशरी, पद्मेरी तलवार। पद्मेरी मतलब पद्म सिंह लिखा है ना, जिनको सबसे बड़ा बीकानेर के राठौड़ों का वीर योद्धा कहा गया। तो दोनों की बातें आ गई इस लाइनों के अंदर। लिख लिया ये, कवि मर्दुगल, कर्ण संतोष। ये हो गए राजा आपके कौन से सिंह? कर्ण सिंह। एक पॉइंट लिखो साहित्य कल्पद्रुम वाला, लिखो कर्ण सिंह के समय साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की गई। कर्ण सिंह के समय साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम की रचना की गई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट। आगे राजा है आपके कौन स्टूडेंट? अनूप सिंह। अनूप सिंह का शासनकाल होगा 1669 से 98। 1669 से 98। बस ये समझ लो कि राठौड़ खत्म। बस आगे जो राजा है देखना, स्टार्ट नहीं होंगे उनके पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्या लिखा आपने? अनूप सिंह। अनूप सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो, इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। चलो पहले समझा देता हूं, सुन लो और समझ लो स्टूडेंट। बिल्कुल इनके समय मुगल बादशाह जो था कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने अनूप सिंह को भेजा छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध प्लस दक्षिण अभियानों पर भेजा। किनको? अनूप सिंह को। अब अनूप सिंह जब गए थे स्टूडेंट, गंगानंद ने के 2 ग्रंथ है, हाँ बिल्कुल 2 ग्रंथ है।
एक कर्णभूषण और एक काव्य डाकिनी। तो सुनो, इनको छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा प्लस दक्षिण अभियानों पर भेजा, और दक्षिण अभियानों पर इनका काम बड़ा शानदार था। औरंगजेब इनके कार्यों से बड़ा भयंकर खुश हुआ और खुश होकर इन्होंने उपाधि दी दो। एक सबसे पहले तो दी महाराजा की, कौन सा राजा, और एक उपाधि दी माही मरातीब की, कौन सा तीब, माही मरातीब या माही भरातीब की। ओके, ये उपाधि मिली किसको बोलो, अनूप सिंह को। अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट औरंगजेब कट्टर इस्लामिक था, उसने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था तब उस समय अनूप सिंह दक्षिण भारत में थे, अभियानों पर गए हुए, और उन्हें पता चला कि दक्षिण की तरफ भी खूब सारे मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। तब और बात पता चली अनूप सिंह को, तो अनूप सिंह ने कहा हम तुम्हारे दरबार में काम जरूर करते हैं पर हम हमारे धर्म का संरक्षण करेंगे। तब स्टूडेंट अनूप सिंह ने उस समय दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख जो मंदिर थे, हजारों मंदिर की मूर्तियों को इकट्ठा कर लिया और खंडित होने से, टूटने से बचाया। और इकट्ठा करके इनको तो इकट्ठा किया ही किया, साथ में ऐतिहासिक जितने कितने भी ग्रंथ थे उन सबको भी इकट्ठा करके संग्रहण किया। बाद में इन मूर्तियों को और जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे उन सबको बीकानेर पहुंचाया, और बीकानेर लाने के बाद इन्हीं अनूप सिंह जी ने कहा कि अब सभी मूर्तियों को अलग अलग मंदिर में स्थापित करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी मूर्तियों को एक ही मंदिर में स्थापित करो। तो सभी मूर्तियों की छोटी छोटी प्रतिमाएं एक ही मंदिर में स्थापित की गई, और कहा एक ही मंदिर में खूब सारे देवी देवता है, इसलिए इस मंदिर का नाम रखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। जो बनाया किसने, अनूप सिंह ने। कौन से नेर में, ये अनूप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धि थी। अगर आपको कभी भी पूछ ले कि अनूप सिंह की 2 सांस्कृतिक या 4 सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, तो 2 तो मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड ग्रंथ भी लाए, तो उन्होंने ग्रंथों के संग्रहण हेतु अनूप संग्रहालय का निर्माण करवाया। कौन सा संग्रहालय, और अनूपगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। तो देख लो 3 उपलब्धियां तो यही हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से जानो। अब सुनो और समझो, ये काम भी हो गया। अब स्टूडेंट उसके बाद अनूप सिंह जी सिर्फ हिस्ट्री की दृष्टि से ही नहीं, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण राजा है। अनूप सिंह को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके काल को, अनूप सिंह के काल को। क्यों कहा जाता है, एक तो इन्होंने मूर्तियों का संग्रहण करके मूर्तियों को स्थापित करवाया, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथों हेतु संग्रहालय बनवाया, तीसरा याद रखना इनके समय में खूब सारे ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे उनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ। आपको एक भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक ही याद रखना है, गीता ग्रंथ का। कौन से ग्रंथ का, हाँ गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया। समझ में आया कि नहीं आया, किसने किया रे, कौन बताएगा। इनका दरबारी विद्वान कौन था जिसने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया, एनीबडी। नोबडी। आनंद राम। कौन सा राम, आनंद राम इनका दरबारी विद्वान था जिसने गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा इनके दरबार में भाऊ भट्ट नामक विद्वान था जिसने खूब सारे ग्रंथ लिखे। स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनूपोदय नामक टीका ग्रंथों की क्या की, रचना की। अब लिख लो जल्दी से अनूप सिंह। लिखो स्टूडेंट,
लिखो अनूप सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। अगले पॉइंट में लिखो औरंगजेब ने अनूप सिंह को कौन से अभियानों पर भेजा? दक्षिण अभियानों पर भेजा। औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण अभियानों पर तथा छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा। छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा। लिख लिया? ओके। छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा। लिखो औरंगजेब ने खुश होकर अनूप सिंह को महाराजा व माही मरातीब की उपाधि प्रदान की। महाराजा व माही मरातीब की उपाधि प्रदान की। माही मरातीब की उपाधि प्रदान की। लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अनूप सिंह ने दक्षिण अभियान के समय मंदिरों व ऐतिहासिक ग्रंथों का संग्रहण किया तथा बीकानेर लाकर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तथा अनूप संग्रहालय का निर्माण करवाया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ। अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ। नंबर फर्स्ट लिखो अनूप विवेक काम प्रबोध अनूप विवेक काम प्रबोध। लिख दिया? श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि व अनुपोदय नामक टीका। अनुपोदय नामक टीका। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट अनुपोदय नामक टीका। लिखो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में लिखो अनंत भट्ट क्या लिखा इसने?
तीर्थ रत्नाकर, अनंत भट्ट तीर्थ रत्नाकर। कौन सा रत्नाकर? तीर्थ रत्नाकर। उसके बाद लिखो वेदनाथ। कौन सा नाथ? वेदनाथ। ज्योति उत्पत्ति सार, ज्योति उत्पत्ति सार। ज्योति उत्पत्ति सार। यह हालांकि पूरा ज्योतपति सार, हमने इसको पूरा संधि विच्छेद नहीं करके पूरा लिख दिया ज्योति उत्पत्ति सार। ओके, आगे लिखो स्टार और नोट लगाकर। हाँ है, तू आ गई क्या? तू आ गई क्या? कहाँ गई थी? क्यों? किस चीज का? टेलीकॉम का? कौन सा टेलीकॉम? अच्छा टेली का, तो टेलीकॉम को क्या होता है? अच्छा, हो गया? कैसा हुआ? पास तो हो जाएगी? हंसी है इसका मतलब डाउट लग रहा है। और बस ठीक। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं और क्या किया? कितने दिन पेपर हुआ? 2-3 दिन हुआ। रेगुलर हुए? अच्छा 2-3 थे पेपर। 2 दिन थे। अच्छा 2 दिन जाने में ही लग गए, 2 दिन आने में लग गए, और 2 दिन पेपर थे, 6 दिन। कितने दिनों से नहीं आ रही है? 2 महीने तो हो गए होंगे। अच्छा, बड़ी छोरी खतरनाक है। कोई बात नहीं। हाँ अब पूछो क्या बोल रही थी? हाँ सार, सार। हाँ सार। जे हो, टेली में 100% पास है तो। आगे बढ़ो, आवाज नहीं, लिखो जल्दी से। लिख लिया आपने? लिखो स्टार और नोट लगाकर। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान आनंद राम ने गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। सर जी अमर सिंह जी के बारे में लिखा ही नहीं। अमर सिंह जी का ओरली याद रखना है। अमर सिंह का कर्ण सिंह में क्यों लिखेंगे? लिख लिया स्टूडेंट? गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। नेक्स्ट लिखो भाव भट्ट। भाव भट्ट, भाव भट्ट के ग्रंथ लिख दो। संगीत, संगीत अनुपांकुश, संगीत अनुपांकुश, संगीत अनुपांकुश लिख दिया। दूसरा लिखो अनूप सिंह रत्नाकर, अनूप सिंह रत्नाकर। हाँ दूसरा ग्रंथ अनूप सिंह रत्नाकर। तीसरा लिखो अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास। लिख लिया? कितने ग्रंथ हो गए? एक पॉइंट और लिख दो। अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का, अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का कौन सा काल कहा गया? स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल कहा गया। लिख लिया? अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा गया। लिख लिया ना? ओके नेक्स्ट, आगे राजा हेडिंग डालो।
अगले राजा है आपके कौन से? कौन से सिंह? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने पूरे 2 साल दबा के शासन किया, 1698 से पूरा 1700 तक। और एक पॉइंट लिखकर खत्म कर दो, शीतला नामक बीमारी से मृत्यु हुई। मृत्यु। उसके बाद सुजान सिंह 1700 से 1735। औरंगजेब के पुत्र मुज्जम व आजम के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय मुगल दरबार से बीकानेर आए तथा बीकानेर को मारवाड़ के अजीत सिंह व नागौर के कौन से सिंह? बखत सिंह से बचाया। दरबारी विद्वान मथेरण जोगीदास, जिसने लिखा वर्सलपुर विजय, वर्सलपुर विजय, जिसे याद रखना, इसे ही सुजान सिंह रो रासो कहा गया। सर, अनूप सिंह का शासनकाल बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। अनूपगढ़ का निर्माण किसने करवाया? पता ही नहीं किसने करवाया। अरे, अनूपगढ़ का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया भाई। लिख लिया? लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक रे फोड़ो। ठीक रे फूट रहे या रजिस्टर पढ़ रहा है? लिखो जल्दी से स्टूडेंट। लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? जल्दी से लिखो। इसके बाद जो राजा बने, गजब के राजा थे, गुणों के विपरीत नाम। आंख का अंधा नाम नयन सुख, है ना। राजा बने जोरावर सिंह, जिनमें जोर 1% भी नहीं था, पर नाम क्या था? जोरावर सिंह। अब बताओ, जिस रियासत के राजा में जोर नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, सैन्य संगठन नहीं होगा, बताओ उसके साम्राज्य पर खतरा मंडराएगा कि नहीं मंडराएगा? बिल्कुल मंडराएगा।
और जोरावर सिंह के समय नागौर के बखत सिंह ने इसका पूरा का पूरा क्या उठाया, फायदा, और बीकानेर के काफी क्षेत्र पर क्या किया, अधिकार। जोरावर सिंह की दूसरी खूबी ये कि इन्होंने भाग लिया कहां, हुरडा सम्मेलन में। अब तुम सन देखोगे तो कहोगे सर हुरडा सम्मेलन तो 34 में आयोजन हुआ, जाना चाहिए, कौन सा सिंह, सुजान सिंह के बेटे थे जोरावर सिंह, उनको भेजा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, एक हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, वेदक सार व पूजा पद्धति। कौन सी पद्धति? पूजा पद्धति, वेदक सार व पूजा पद्धति। कंप्लीट ना, खत्म हो गए जोरावर सिंह जी। बस लिखो जल्दी से, ये लिख लिया सभी ने? सभी ने लिखो, आगे हेडिंग डालो जोरावर सिंह। शीतला बीमारी क्या होती है? बताएगा आप में से कोई शीतला बीमारी? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। कौन बताएगा? खड़ा हो रे, गर्मी, खड़ा हो, खड़ा। इधर इधर गर्मी गर्मी, हाँ इधर नोरा फतेह अली खान का फैन बैठा है। बता, तो क्यों लप लप कर रहा है? तुझे पता लपके जो लेते हैं ना, उनकी हालत बड़ी खतरनाक होती है। बट एनीबडी, खड़ा, हाँ तू बता। नहीं पता, बट हाँ बता। खड़ी हो, हाँ अब बता। माता किधर निकलती है? तू कहाँ की है? वैसे तो झुंझुनू की रहती का, अलवर, और अभी का ये देखो, 3.5 डिस्ट्रिक्ट तो इसने ऐसे ही कवर कर दिए। ऐसे क्यों? और वैसे झुंझुनू की क्यों, ऐसे अलवर की क्यों नहीं है? अच्छा, तो परमानेंटली वहीं रहते? अच्छा वहीं रहते हो, है ना? और फैमिली वाले झुंझुनू। झुंझुनू का इतिहास बताओ, क्या बताया मैंने? झुंझुनू की एक मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, बस। तो नवलगढ़ झुंझुनू में नहीं है? तो फिर कोई बात नहीं। अब बताओ क्या है शीतला बीमारी? देखो इसकी लैंग्वेज देखना, तीनों लैंग्वेज मिक्स आएगी, झुंझुनू की भी, अलवर की भी, और जोधपुर की भी। हाँ, इस बीमारी में क्या होता है शरीर पे? क्या होती है? अरे बोल बैठ जाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा इसने। देखो स्टूडेंट, उनको फुंचिया नहीं बोलते, जूते पड़ेंगे, उसको छोटे छोटे चकते बोलते हैं। याद कीजिए बचपन के अंदर हमारे शरीर पर छोटे छोटे ऐसे चकते होते थे, तो हमारे एकदम वो पूरे शरीर पर होते थे, तो बिल्कुल स्थानीय भाषा में इसको माता जी कहते थे, और अब भी कहते हैं। और ये ज्यादातर बचपन में ही होती है ना? तो ये हो गई थी बीमारी, इनको कहते हैं कि जीवन में एक बार होती, कभी भी हो बोले। और उस दरमियान आपको पता हो तो हमें घर के सबसे अंदर वाले कमरे में टिकाया जाता है, और ऊपर 1-2 राली ओढ़ाई जाती है, सही है ना? और ठंडी चीजें खिलाई जाती है, और कहते हैं कि इस दरमियान घर के अंदर क्या, ये है हमारी राजस्थानी भाषा की खूबी। बेटा कह रहा है छमको कौन देवे? हाँ, उस छमके को हमारे सही भाषा में बोले तो सब्जी फ्राई नहीं की जाती है, समझ में आ रहा? छमको कौन देवे?
हाँ, चमका नहीं देते हैं। दूसरी बात, धूप में भी नहीं निकालते और कहते हैं कि अगर इस दरमियान हम धूप में चले जाते हैं और धूप जहां पर लग जाती है वो निशान फिर जिंदगी भर रहते हैं, कभी मिटते नहीं है। सर, राली क्या होती है? राली एक बहुत बड़ा भारी पदार्थ होता है। अगर सीटी वाला कोई अगर उसको ओढ़ कर सो जाए तो सुबह तक, हाँ, राली जानते हो? नहीं जानते? गूदड़ा, राली का पर्यायवाची शब्द है गूदड़ा। इसका तीसरा पर्यायवाची शब्द है बिस्तर। इसका चौथा पर्यायवाची शब्द स्थानीय भाषा में रिलकिया, है ना, राली, पतना। और इसका और पर्यायवाची शब्द ले तो वो हिंदी में बोले तो बिस्तर, है ना, बिछावना तो नहीं बोल सकते, है ना। तो ये है। और बिल्कुल हमारे गांव में राली नहीं, राला होता है, गूदड़ी नहीं, गूदड़ा होता है। शहर वालों कभी भी कोई छोरा, शहर वालों क्या, हाँ, शहर वालों तुम कभी भी जाओ ना गांव, अपने मित्र के रूम पर, कोई मित्र कह ले चल मेरे गांव चल, ये पता नहीं क्या काकड़ा आकड़ा बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, स्थानीय भाषा में अलग अलग बोलते हैं। तो सुनो, तो स्टूडेंट, शहर वालों कान खोल के सुन लेना, कभी भी आपके जैसे मित्र बन गए ग्रामीण क्षेत्र वाले, तो ग्रामीण क्षेत्र वाला कभी भी तुम्हें ऑफर दे के ले मेरे गांव घूमने चलते हैं, संडे की छुट्टी वापस आ जाएंगे, बिल्कुल जाना, पर गर्मियों के सेशन में जाना। सर्दियों के सेशन में गए और तुम्हें इत्तेफाक से खेत में सुला दिया, तो खेत में बिल्कुल सर्दी तो बड़ी भयंकर पड़ती पड़ती, नो डाउट। वहां पे तो अब तुम सिटी में रह रखे हो, तुम तो छोटे छोटे से चद्दर ओढ़ रखे हो, मलमल के बिस्तरों पर सोए हुए हो, छोटी छोटी रजाइयां ओढ़ कर सोए हुए हो, और शहर में इतनी सर्दी कहाँ। गांव के अंदर, खेतों के अंदर गूदड़ी से तो काम चलता ही नहीं, वहां गूदड़ा होता है ओढ़ने वाला, उसका वेट कम से कम 15 किलो प्लस होता है। अब ये गांव वाले तो हरामी है, ये तो ओढ़ के सो जाते हैं। अब शहर वालों को आदत नहीं है, उनको अगर 15 किलो तुमने उनके ऊपर टिका दिया तो वो डपट कर मर जाएंगे, और मुंह बाहर निकाले तो सर्दी से मर जाएंगे। और उसको सोने के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसको चारों तरफ ऐसे ढक के सोया जाता है, वरना थोड़ी सी भी जगह रह जाती ना खुली तो उधर से लगता है कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। ध्यान रखना इस बात को। तो स्टूडेंट, कभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, शहर वालों गर्मियों में जाओ, गर्मियों में तुम्हें ऊपर बिस्तरों पर, सॉरी डागले पर, छत पर टिका देंगे, कपड़ जा। वहां पर अब गर्मी में तो गर्मी तो लगेगी नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिन में गर्मी लगेगी, रात को 11 बजे के बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहां पर चारों तरफ जो जमीन होती है वहां पर सिंचाई होती है ना, तो सिंचाई की वजह से रात ठंडी हो जाती है और दिन, हाँ, आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से। ये थी शीतला बीमारी। सुबह तक तो पाप कट गया, हाँ, लिखो जल्दी से स्टूडेंट। जोरावर सिंह, और जोरावर सिंह का शासनकाल लिखो 1736 से 86, 1736, 736 से 86, लिख लिया। अब तुम कहोगे एक साल क्या हुआ, एक साल कुछ भी नहीं हुआ, ये 35 जो दे रखा है एंडिंग में गए थे दुनिया छोड़कर। ओके, तो लिखो जल्दी से 36 से 86, जोरावर सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। इन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। सर, गर्मियों में लू चलती है, ठीक है, जाओ ही मत, अपने घर ही रहो। लिखो जल्दी से। इन्होंने
हुरडा सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। लिख लिया। लिखो, जोरावर सिंह के समय नागौर के बखत सिंह ने, जोरावर सिंह के समय नागौर के बखत सिंह ने नागौर के बखत सिंह ने बीकानेर क्षेत्र को विजित कर, बीकानेर क्षेत्र को विजित कर बीकानेर क्षेत्र को विजित कर अधिकार किया। इनके ग्रंथों के नाम लिख दो स्टूडेंट। लिखो, वेदक सार व पूजा पद्धति, वेदक सार व पूजा पद्धति। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, वेदक, वेदक, वेदक सार व पूजा पद्धति। लिख लिया? आगे राजा हेडिंग डालो स्टूडेंट। गज सिंह, एक मिनट, हमने क्या लिखा शासनकाल वापस बताना। एक मिनट, अरे रुको, टेंशन हो, कहीं पे भी गड़बड़ होगा मामला पकड़ लेंगे, झांप लेंगे। पहले बताओ, अब राजा कौन से आ रहे हैं? गजे सिंह। गजे सिंह का शासनकाल खत्म होगा 86 में। हमने इनका कितना लिखा? 86 लिखा। अब कैसे पकड़ा सुनो, अभी आगे बताऊंगा, अभी बता दिया तो फिर आगे क्लाइमैक्स खत्म हो जाएगा। लिखो, इनका जोरावर सिंह ने 10 साल शासन किया, 36 से 46। जोरावर सिंह का काटो पहले, 36 से कितना करो, 46 कर दिया। अब लिखो गजे सिंह, और गजे सिंह का लिखो 46 से 86। लिख लिया? अब गजे सिंह ने क्या किया सुन लो। एक तो खुद ही के नाम की गजनेर झील बनवाई। क्या बनवाई? झील। दूसरा पॉइंट सुनो, बोर्ड पर देखो, बड़ा गजब का पॉइंट है स्टूडेंट। कौन से सिंह? गजे सिंह। गजे सिंह के 1 से 2 पॉइंट ही है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। नंबर फर्स्ट देखो, गजे सिंह का पहला पॉइंट क्या है, खुद भी भूल गया। हाँ, आधी अधूरी झील बनवाई। कौन सी? हाँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसके समय शासक जो था कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कौन सी दाढ़ी? अहमद शाह। ठीक है। अहमद शाह का एक दुश्मन था, जो कहां का था, जल्दी से बोलो रे। अवध का, जिसका नाम था सफदर जंग। कौन सी जंग? हाँ, इस सफदर जंग के विरुद्ध अहमद शाह ने भेजा कौन से सिंह को? कितना हजार का मनसब देकर, 7,000 का मनसब देकर, और इतिहास की सबसे बड़ी उपाधि देकर। उपाधि दी, उपाधि बड़ी गजब की दी थी। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, महाराज परमेश्वर श्री गजे सिंह जी पधार रहे हैं ना। हाँ, यानी ये पूरी उपाधि आप इसको तोड़कर भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरी याद रखो। परम
भट्टारक। महाराजा, महाराज, परमेश्वर श्री की उपाधि दी किसको? गजेश सिंह को। मनसब दिया कितना, और किसके विरुद्ध भेजा? सफदरजंग के। इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने, बस उपाधि ग्रहण की, सबसे बड़ा टैग लेकर बैठ गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो तीसरा पॉइंट। इनका दरबारी विद्वान था, कौन था? जिसने लिखा गजेश सिंह रो रूपक। क्या लिखा? रूप। खत्म हो गए कौन? बस गजेश सिंह के बाद राजा बने कौन? राज सिंह। शासनकाल खत्म कब हुआ? बोलो। 1786। इन्होंने शासनकाल 87 में खत्म होगा इनका। 1787 या गजेश सिंह का है ना 1746 से 1787। रुक जाओ, अब देखो कैसे पकड़ी गई गलती। अब मजा देखना। राज सिंह का शासनकाल 1787 से 1787, पूरे 21 दिन शासन किया। कितने दिन? 21 दिन। राज सिंह के बाद राजा बने कौन? अरे बोलो मरो। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह नहीं, जूते पड़ेंगे, मर जाएगा। पृथ्वी सिंह। इन्होंने भी शासन किया 1787 से 1787। फिर राजा बने सूरत सिंह। सूरत सिंह ने भी शासन किया 1787 से 1828। तो देखो 87 का आंकड़ा कैसे याद हुआ? इस 87 ने 3 राजाओं को खींचा। कितने? पहला, फिर गजेश सिंह ने पीछे पीछे खींचा किसको? राज सिंह ने पीछे पीछे खींचा। फिर सूरत सिंह ने कहा मैं नहीं आऊंगा। समझ में आया ना? तो 87 का आंकड़ा मतलब 3 राजा, पर राज सिंह को गिनकर गांठ दे देना। बीकानेर के राठौड़ों में सबसे कम समय शासनकाल किसका था? राज सिंह का। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। सर बीकानेर का सबसे बड़ा योद्धा पदम सिंह था, तो उनका शासनकाल नहीं लिखा, वो शासक बने ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जिस प्रकार छवि थी किसकी? दुर्गादास राठौड़ की मारवाड़ में, उसी प्रकार छवि थी पदम सिंह की किधर? बीकानेर में। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। लिखो जल्दी से। पहले गजेश सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। अच्छा पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह साला आ गया कहां का? आमेर के कछवाओं का। प्रताप सिंह। कौन से सिंह? प्रताप सिंह। 87 से 87। पहले लिखो गजेश सिंह। गजेश सिंह, और गजेश सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। इनके समय अहमद शाह ने, इनके समय अहमद शाह ने इन्हें 7,000 का मनसब, 7,000 का मनसब, कितने हजार का? 7,000 का मनसब तथा उपाधि आपके सामने लिखी हुई है, मैं भी नहीं बोल सकता इतनी बड़ी। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर श्री, गजेश सिंह। लिख लो जल्दी से स्टूडेंट। जल्दी से लिखो रे, उपाधि लिखनी है सिर्फ।
उपाधि लिख ली, उपाधि। लैंग्वेज बोलना वापस, क्या लिखा हमने स्टार्टिंग में? इनके समय अहमद शाह ने इन्हें 7,000 का मनसब तथा ये उपाधि देकर, लिखो देकर, अब लिखो देकर, अवध के नवाब सफदर जंग के विरुद्ध भेजा। अवध के नवाब सफदर जंग के विरुद्ध भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, सफदर जंग के विरुद्ध भेजा। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो, इन्होंने गजनेर झील का निर्माण करवाया। गजनेर झील का निर्माण करवाया। गजनेर झील का निर्माण करवाया। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिखो अगला पॉइंट, दरबारी विद्वान गोपीनाथ, जिसने लिखा गज सिंगरो रूपक। लिख लिया? लिख लिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट। सर मनसब क्या होता है? अरे मनसब जस्ट लाइक ये समझ लो पदवी थी जिसको हजारी के रूप में बांट रखा था, और इसी मनसब से ही अंदाजा लगाया जाता था कि मुगलों के दरबार में उस राजा का क्या ओहदा था। समझ में आया कि नहीं आया? ओहदा का मतलब उसकी कितनी दरबार में चलती थी। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से आगे। क्या लिखा आपने? दरबारी विद्वान लिख लिया? तो दरबारी विद्वान के आगे हेडिंग डालो प्रताप सिंह। हाँ, पहले राज सिंह, और राज सिंह का शासनकाल वही 1787 से 1787, और लिखो कुल 21 दिनों तक शासन किया। लिखो इन्होंने 21 दिनों तक शासन किया। लिख लिया? पॉइंट लिख लो दूसरा, बीकानेर के राठौड़ों में सबसे कम शासनकाल। सर इनका शासनकाल 46 से 86 नहीं, 86 की जगह 87 करोगे। लिख लिया? बीकानेर के राठौड़ों में सबसे कम समय का शासनकाल। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो, अगले राजा कौन? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शासनकाल लिखो 1787 से 1787। नेक्स्ट लिखो कौन से सिंह? सूरत सिंह। सूरत सिंह का शासनकाल लिखो 1787 से 1828। 28 वो तो लिखने में से है, 28 है। अच्छा एक ही लिखा मैंने, आपको एक आंकड़ा और खींचना है, 2, 28। ओके, अब सुन लो और समझ लो। देखो 28 आ रहा है तो एक गिनकर गांठ दे दो, 1818 अधीनस्थ संधिया, और अधीनस्थ संधि करने वाला राजा हो गया सूरत सिंह। याद ही नहीं करना है, गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली के युद्ध में मैंने आपको बताया कि जो जिस रियासत का राजा आ रहा है उसने उस रियासत से क्या की? संधि। गिंगोली के युद्ध में मारवाड़ का मान सिंह था, तो
तो मानसिंह में भी हमने लिखा कि मानसिंह ने तो सहायक और अधीनस्थ तो दोनों की। आमेर के जगत सिंह, जब जगत सिंह पढ़ेंगे तो उन्होंने भी सहायक और अधीनस्थ दोनों संधि की। उसके बाद याद कीजिए मेवाड़ के भीम सिंह पढ़ा, तो मेवाड़ के भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की। अब पढ़ रहे बीकानेर के सूरत सिंह, तो इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ क्या की, संधि। अब संधि के पहले सुनो, इनके समय, सूरत सिंह के समय याद रखना स्टूडेंट, एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज टॉमस। उस जॉर्ज टॉमस ने बीकानेर पर कितने आक्रमण किए, 2। उसके बाद 1805, बोलो सन क्या बोला मैंने, इन्हीं बीकानेर सूरत सिंह जी ने अपने एक अमरचंद सुराणा को, एक सेना नायक था, उसको सेना देखकर भेजा भटनेर। कौन से नेर? और अमरचंद को कहा कि जाओ भटनेर को विजिट करो। अमरचंद ने काफी दिनों तक भटनेर की घेराबंदी की, और उधर जो शासक था भटनेर का, कोई मुस्लिम शासक था, जाप्ता खां। कौन था? जाप्ता खां। तो जाप्ता खां था, तो बिल्कुल इधर सूरत सिंह ने कहा मैं भी देखता हूं कितने दिन जाप्ता करता है। तो अमरचंद को भेजा, और अमरचंद ने जाकर दुर्ग की घेराबंदी की, पर जीतने में सफल नहीं रहा। इधर सूरत सिंह जी भगवान हनुमान के बड़े भक्त थे। किसके? भगवान हनुमान जी के बड़े भक्त थे। और हनुमान जी का वार कौन सा होता है? हाँ, और आपको पता मंगलवार के दिन हम भगवान हनुमान जी को कैसे मनाते हैं? बताओ, क्या चढ़ाकर? रोट चढ़ाकर। वाह, रोट नहीं, रोटला चढ़ाकर। हाँ, रोटला यानी रोटी नहीं। हनुमान जी के तो रोटी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और रोट लेकर आओ। क्या होता है रे रोट? हरियाणा वाले धक्कड़, नहीं चूरमा नहीं बनाया जाता, सिर्फ रोटी, बड़ी रोटी बनाई जाती, रोटी नहीं, रोटला, जाडा। बिल्कुल, यानी ये समझ लो 5 रोटियों की एक रोटी बनाई जाती है, फिर उसको अच्छे से सेकी जाती है। थोड़ी अच्छी वाली सेकी जाती है, नमक के। हाँ, बिना नमक के। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उसमें बढ़िया छोटे छोटे खड्डे किए जाते हैं। उन खड्डों के अंदर क्या डाला जाता है? जूते पड़ेंगे, तेल। क्या डालते हैं? और फिर क्या डालते हैं अंदर? गुड़। हनुमान जी कहते हैं कि बॉडी पहले से ही तगड़ी है, आप सिर्फ तेल लेकर आओ। बिल्कुल स्टूडेंट। और हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें चढ़ाया जाता है। बचपन देखो, कमीनों को देखो उधर कर रहे हैं। हाँ, ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओगे कि बचपन में किस किस ने ये रोटले खाए हैं? हाँ, तुमने तो खाए ही खाए, मैंने तो तगड़े खाए हैं। मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त। सुनो, मेरे गांव के अंदर जो बाड़ा है ना, बाड़ा, उस बाड़े के अंदर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का, तो हनुमान जी का मंदिर है स्टूडेंट। तो मंगलवार के दिन, और गांव में तो बहुत ही ज्यादा होता है, मंगलवार के दिन बिल्कुल उस बाड़े के अंदर, प्राचीन मंदिर था तो आना तो होता ही था। मैं बार बाड़े के बाहर पहरेदार बन के खड़ा रहता था। अंदर जाते, भगवान के भोग चढ़ाते, फिर बाहर आते, फिर हमें भोग लगाते। तो हम हमारा हिस्सा तो उसी टाइम टिका लेते, फिर अंदर जाते, और अंदर जाकर वहां पर वो चारा वगैरह पड़ा रहता था, तो चारे के अंदर एक थाली छुपा रखी होती थी। उस चारे में से थाली लास्ट में, सबसे अंधेरा हो जाता और पता चलता कि अब कोई नहीं आने वाला। 8-10 तो लोग आते ही आते, और 10 रोट चढ़ते। तो हर आदमी इतना इतना रोट भगवान के चढ़ा कर जाता, और सबके जाने के बाद, अंधेरा होने के बाद मैं अंदर जाता, चारे में से वो छुपाई हुई थाली निकालता, हनुमान जी को कहता, तो एकदम आपका बोला भगत हूं, आपको तो चढ़ा दिया, अब आप तो खाओगे नहीं, अब ये मैं खाऊंगा। बिल्कुल स्टूडेंट, और वही खा खा के तो आज यहां पहुंचे हैं।
समझ में आया ना? तो ऐसे ही सुनो, ये बात क्यों बताई, सूरत सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के मंदिर जाकर यह आराधना भी की थी और बोला भी था कि हे भगवान, हमारी सेना काफी समय से भटनेर दुर्ग की घेराबंदी करके खड़ी है पर उसे सफलता नहीं मिल रही है, अपना चमत्कार दिखाओ। फिर बाद में आ गए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीते, उधर से संदेश आया, भटनेर से संदेश आया कि हमने भटनेर को फतेह कर लिया। तो उसे पूछा गया कि भटनेर को कब फतेह किया? तो उसने कहा मंगलवार के दिन। तो कहा मंगलवार के दिन तो हमने भगवान जी से ये मांगा ही था। तब कहा सूरत सिंह ने, कहा कि आज के बाद भटनेर को भटनेर नहीं, और यह हमें मिला है तो किसके आशीर्वाद से? किस दिन? हनुमान जी के दिन ही, मंगलवार के दिन। तो नाम रखो भटनेर का हनुमानगढ़। तो 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन भटनेर को विजित कर इसका नाम अपने इष्ट देव हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रखा। और 1 मिनट के लिए सोचो, अगर सूरत सिंह इसका नाम हनुमानगढ़ नहीं रखते तो आज हम भटनेर जिला पढ़ते। क्या पढ़ते? हाँ, इस बात को ध्यान रखे, अच्छे से समझ में आया? 1807 में साथ दिया था किसका? जगत सिंह का, गिंगोली के। और 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि। लिख लो जल्दी से। हनुमान जी को ऐसे प्रसन्न करते हैं, आज पता चला हम यहां बस नारियल से मना रहे हैं। चलो आवाज नहीं, लिखो जल्दी से स्टूडेंट। क्या लिखा आपने? सूरत सिंह, पहला ही पॉइंट लिखो। सूरत सिंह के समय बीकानेर पर, सूरत सिंह के समय बीकानेर पर, बीकानेर पर जॉर्ज जॉर्ज टॉमस ने, टॉमस, जॉर्ज टॉमस ने 2 आक्रमण किए, 2 आक्रमण किए। लिख लिया? नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो, लिखो 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने, सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन क्या किया? भटनेर दुर्ग को विजित कर, भटनेर दुर्ग को विजित कर अपने इष्ट देव हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रखा, हनुमानगढ़ नाम रखा। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में एक मिनट रुक जाओ रे, किस बेच के है ये? क्या लिखा आपने? 1807 ईस्वी में आमेर के जगत सिंह द्वितीय, आमेर के जगत सिंह द्वितीय
कि गिंगोली के युद्ध में सहायता की। लिख लिया? लिखो अगले पॉइंट में, सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी में, सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ संधि की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया आपके कौन। और कल राजा अब आपके ज्यादा नहीं बचे हैं। कल रतन सिंह, रतन सिंह के बाद सरदार सिंह, सरदार सिंह के बाद डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह के बाद गंगा सिंह। कंप्लीट ना? 3 राजाओं के तो 2-2 पॉइंट है। गंगा सिंह थोड़े महत्वपूर्ण राजा होंगे। ठीक है? कल कल करोगे काम मेंस का? तो बीकानेर के राठौड़ों तक करवा दे। चलो कल लिया ना मेंस की कॉपी? पिछले वाले क्लास में मेंस का क्या काम करवा रखा है? क्वेश्चंस